हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपकी डेली करंट अफेयर की है और इस वीडियो में आपको डेली टू डेली 15 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलते हैं और साथ में जिन महान व्यक्तित्व का निधन हुआ है वो भी आपको मिलते हैं। तो आज हमारे पास निधन के भी 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन वो 15 क्वेश्चन से अलग है। मैं उम्मीद करता हूँ आप डेली नोट्स बना रहे होंगे और साथ साथ जो चीज़ मैं बोलता चले जाता हूँ आप क्वेश्चन के नीचे 2 लाइन में उन्हें एडजस्ट भी करते होंगे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए ये ज़रूरी नहीं होता। उसके साथ साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट और अच्छे फैक्ट होते हैं वो भी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से बोलना चाहूँगा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आप लास्ट में लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके पास ग्रुप है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 17 मई 2020। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? यह पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो कब मनाया जाता है? 16 मई को। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियरिंग थियोडोर मैनन द्वारा, किनके द्वारा? इंजीनियर थियोडोर मैनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का प्रतीक है। आपको बताना है लेज़र की फुल फॉर्म, LASER, लेज़र की फुल फॉर्म बतानी है आपको कमेंट बॉक्स में। यह एक वैश्विक पहल है जो प्रकाश की निरंतर सराहना और विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा और सतत विकास में भूमिका निभाता है और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में भी विविध क्षेत्रों में एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस तारीख को मनाया गया या मनाया जाता है? तो 16 मई को यह मनाया जाता है। भारत ने 16 मई को, देखो ये राष्ट्रीय लिखा है, ये भारत की बात कर रहा है। डेंगू दिवस भारत में कब मनाया जाता है? वो अंतर्राष्ट्रीय था। भारत ने 16 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के सुझाव के तहत राष्ट्रीय डेंगू दिवस को घोषित किया है। डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम व तैयारी के उपचारों को उन चीज़ों में से एक है जो उस दिन चर्चा की जाती है। किस दिन चर्चा की जाती है? 16 मई को चर्चा की जाती है। डेंगू बुखार की शुरुआत अचानक बुखार से होती है। डेंगू बुखार स्टार्टिंग में क्या करता है? अचानक बुखार से होती है। इसके बाद तेज सर में दर्द होता है और आंखों के पीछे दर्द महसूस होता है। मांसपेशियों व जोड़ों में भी दर्द होता है और दाने निकल जाते हैं। तो ये किसकी पहचान है, किसके लक्षण हैं? डेंगू बुखार के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या बताइए? तो क्या बताइए? 1.2%। देखो ये विकास दर बता रहे हैं आपको, GDP वगैरह बता रहे हैं आपको, बिल्कुल भी विचलित नहीं होना। इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, सब देशों की स्थिति यही है, लेकिन सब देशों के मुकाबले अगर भारत की बात करें, भारत अब भी बहुत आगे है और देशों से। इसमें जो कोविड-19 का प्रसार है वो इतना नहीं है जितना और देशों में, तो आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है कि 1.2% बता दिए तो बहुत बड़ी बात होगी। उन लोगों का काम है, वो खाली बैठे रहते हैं, इस टाइम भी उन्हें रिपोर्ट प्रकाशित करने की लग रही है, जबकि उन्हें पता है कि देश दुनिया की हालत क्या हो रखी है। लेकिन चलो क्वेश्चन बनाया तो क्वेश्चन ले लिया गया। बात करते हैं विश्व आर्थिक, यानी कि बात करते हैं विश्व आर्थिक ने यह रिपोर्ट बनाई है। अब किसने? संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र का क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली बार आता है, तो आप लिख लीजिए संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क यानी कि USA में स्थित है। और जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सी होती है? चीनी, अरबी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। अगर आप लिख रहे हो तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, चीनी भाषा, अरबी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन यानी कि रूसी भाषा और स्पेनिश। वर्तमान में जो इसके सदस्य देश है 193 है और हम उन देशों को ही सदस्य देश कहते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं। तो सदस्य देश कितने? 193। हम बोल सकते हैं सीधा सीधा पूरी दुनिया में 193 देश है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जिसको देश मानता है, जो इसका सदस्य होता है, उसको ही हम देश बोलते हैं। जो वर्तमान में इसके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने किसके साथ साझेदारी में जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसके लिए, किसने शुरू करा है?
फेसबुक ने ये शुरू किया है। ठीक है, अब बात करते हैं फेसबुक, यानी कि फेसबुक ने ये शुरू करा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, पहले तो आप गोल की फुल फॉर्म लिख लीजिए, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स। बात करते हैं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, तो वर्तमान में जनजातीय मामलों के जो केंद्रीय मंत्री है उनका नाम है अर्जुन मुंडा। एग्जाम में कभी कभी मंत्रियों के नाम या मंत्रियों से जुड़े मंत्रालय पूछ लेता है, इसलिए आपको हर मंत्रालय के मंत्री याद रखने हैं। गोल कार्यक्रम को आदिवासी युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए शुरू किया गया है। गोल जनजातीय मामलों के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल के माध्यम से मेंटरशिप प्रदान करना है और जनजातीय युवाओं की छुपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए यह कार्यक्रम एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 के मद्देनज़र विश्व बैंक ने भारत के लिए कितने बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो कोविड-19 के कारण विश्व बैंक ने जो अभी भारत को $1 बिलियन दिया है और कुछ दिन पहले भी $1 बिलियन दिया था, यानी कुल मिला के विश्व बैंक द्वारा भारत की हेल्प करने में $2 मिलियन की सहायता मिल चुकी है। हमको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को कहां पर भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? ये पोर्ट ब्लेयर में कमीशन किया जाएगा। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय सेना ने कमीशन किया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया यह जहाज गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर GRSE कोलकाता द्वारा बनाया गया है। यह भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस राज्य में सिंचाई सेवाओं में बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि IIB, इसकी फुल फॉर्म भी लिख दिया मैंने, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बी IIB बैंक के साथ $145 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया। तो किसने समझौता किया है? पश्चिम बंगाल में। दामोदर घाटी कमान में सिंचाई सेवाओं व बाढ़ प्रबंधन के लिए यह समझौता हुआ है। इससे 5 जिलों के 27 लाख किसानों को लाभ होगा। बात करते हैं AIIB यानी कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 2016 में। जनवरी 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग, चीन में है और जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है जिन लीकेन। क्या नाम है? जिन लीकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट ड्रोन लॉन्च किया है? दिल्ली में। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली की स्थिति निरंतर गिरती जा रही है, वहाँ पर कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने यह काम किया। इससे क्या होगा? दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के साथ मिलकर एक थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट ड्रोन लॉन्च करा है। ड्रोन को 1D विजन से सुसज्जित किया गया है जो कर्मियों की वास्तविक छवि को देख सकता है। एक लाउड स्पीकर निर्देश के रूप में काम करेगा और एक चिकित्सा बॉक्स दवाओं या पोर्टेबल या कोरोना वायरस परीक्षण किट को ले जा सकेगा और अपने इस्तेमाल में ला सकेगा। यह ड्रोन की सहायता से सब काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो किस राज्य ने मनाया है? सिक्किम ने अपना 16 मई को स्थापना दिवस मनाया गया। सिक्किम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैं पहले चलो आपको मैप दिखा देता हूँ। आप मैप को ध्यान से देखिए। यह है हमारा भारत का मैप। भारत के मैप में आप अपने राइट साइड देखिए, ठीक है। राइट साइड आपको सिक्किम दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये राइट साइड में आपको सिक्किम, सबसे राइट साइड में देखते हो तो आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। उससे थोड़ा सा लेफ्ट जाते हो तो आपको सिक्किम दिखाई दे रहा है। अब आप इस सिक्किम को थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है सिक्किम जो येलो हो रहा है ना, इसको ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा है इस येलो की मदद से, यानी कि सिक्किम राज्य की मदद से हम आसाम, मेघालय और आपका बहुत सारे त्रिपुरा, मिजोरम, इन सारे प्रदेशों में जाते हैं। अगर इस सिक्किम का हिस्सा हट जाए तो क्या हमारा उन राज्यों से कांटेक्ट बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए इस सीमा पर या इस प्रदेश को लेकर चीन के साथ बहुत विवाद रहता है, क्योंकि चीन हमेशा यही सोचता है हम सिक्किम को इससे अलग कर दे, ये बाकी के जो
पूर्वोत्तर के इनके जो स्टेट है वो अपने आप ही अलग हो जाएंगे। ठीक है, आपको इस बारे में अब जानकारी मिल चुकी है कि अब मैं बात करता हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो एग्जाम में हमारे से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सिक्किम। सिक्किम भारत का दूसरे सबसे कम आबादी वाला राज्य है। एग्जाम में फर्स्ट ना पूछ के कभी कभी सेकंड भी पूछ लेता है और बच्चों को कन्फ्यूजन यहीं पर हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, सिक्किम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। यह देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर भाग में। सिक्किम को ब्रिटेन से भारत की आज़ादी से पहले ही स्वतंत्रता मिल गई थी। यानी कि जो भारत को आज़ादी हुई थी 1947 में, तो सिक्किम को उससे पहले ही स्वतंत्रता मिल गई थी कि आप अपना राजस्व संभालिए वहाँ पर, आप राज्य संभालिए अपने वहाँ पर। सिक्किम में राजतंत्र था, यानी कि राजा के बाद राजा का शासन था और वहाँ के राजा चोग्याल का शासन था। क्या नाम था राजा का? चोग्याल का शासन था। राजा मरेगा तो उनका बेटा राज्य पे बैठेगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो सिक्किम की भारत से एक संधि के अंतर्गत रक्षा संचार और विदेश मामलों में भारत की ओर से देखा जाना तय हुआ। यानी कि भारत ही इसकी रक्षा, संचार और विदेश के मामलों को देखेगा। पूरी तरह से विलय नहीं हुआ अभी सिर्फ संधि हुई कि आप ही हमारे रक्षा, संचार और विदेश मामलों को देखोगे। लेकिन सिक्किम की आज़ादी बरकरार रखी, वहाँ पर शासन राजाओं का चलता रहा। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब हमारा 1962 का युद्ध हुआ था चीन के और भारत के साथ, तो भारत ने इस चीज़ को देखा। आप देखो मैप में देखिए, सिक्किम अगर हट जाएगा तो हमारे से कितने सारे राज्य अलग हो जाएंगे। तो भारत ने इस चीज़ को देखा कि अगर सिक्किम पे हम पूरा अपना आधिपत्य जमा ले, यानी कि पूरी तरह से इसे विलय कर ले अपने साथ साथ, तो हम चीन से आराम से लड़ाई कर सकते हैं और अपनी फौज वगैरह को यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्या होता है, ये काम तो 1962 में ही हो गया था कि 1962 में हमारे मन में विचार था कि हम सिक्किम पे अपना पूरा अधिकार कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे करते करते बात 1975 पे पहुंच गई और 1975 पर हमने सिक्किम को अपने साथ मिला लिया। यानी कि 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग बन गया। और किस कारण हुआ ये? 35वें संविधान संशोधन के तहत सह राज्य के रूप में भारत का भाग बना। पूरी बात सुनिए, 35वें संविधान संशोधन के रूप में सह राज्य का भाग बना और 36वें संविधान में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। अब आप इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे। जिसने पूरा नहीं लिखा वो दोबारा वीडियो को देख सकता है और लिख सकता है, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च करी? तो किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है आपकी छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च किया है। अभी लॉन्च किया नहीं है, लॉन्च किया जाना है। आपको बता रहा हूँ यह योजना कब लॉन्च होगी, 21 मई को यह लॉन्च होगी राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर। इसका काम क्या होगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना होगा। छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू रक्षा एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने रुपए की परिवेश के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना शुरू करने की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ की योजना है? 400 करोड़ की योजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया के पहल के तहत रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए की यह योजना को मंजूरी दी है। भारत ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों का परीक्षण में प्रमाणन करने का भी काम किया है। यह घरेलू रक्षा व एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देगा, जिसकी मंजूरी हमारे राजनाथ सिंह ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने कोरोना वायरस सीरीज के तहत 7 प्रिंट व ई संस्करण शीर्षक लॉन्च कराया? तो किसने लॉन्च कराए? रमेश पोखरियाल निशंक। आपको बताना है रमेश पोखरियाल निशंक किस चीज़ के मंत्री है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें 7 प्रिंट का ई संस्करण, तो इसका अगर शीर्षक लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। इसका शीर्षक यानी कि इसकी थीम, साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन, हाउ टू कोप विद। आप दोबारा लिख सकते हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन, हाउ टू कोप विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड MIAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया? तो किसने विकसित किया? गांधीनगर ने विकसित किया है। IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड को लॉन्च किया है।
डैशबोर्ड नोवल कोरोना वायरस के लिए अनुकूलित परीक्षण और विभिन्न पोस्ट लॉकडाउन परिदृश्य में सामुदायिक संक्रमण युक्त योजना बनाने में वे प्रशासक व अस्पतालों के साथ साथ जनता की भी मदद कर सकता है। डैशबोर्ड शहर के पैमानों पर विभिन्न महामारी विज्ञान परिदृश्य से विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ योजना किस संस्थान द्वारा लागू की गई? तो यह एनआईटी कुरुक्षेत्र द्वारा लागू की गई। इस संस्था में यानी कि एनआईटी कुरुक्षेत्र जो है, जो भी कॉलेज या जो भी स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनको बताएगा आपको ऑनलाइन किस प्रकार से पढ़ाना है, क्योंकि कुछ स्कूल अब भी वंचित है ऑनलाइन पढ़ाने से। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बच्चों का होमवर्क की फ़ोटो खींच देते हैं और बच्चों के पास भेज देते हैं कि आप इसको उतार लीजिए, और उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। और आजकल हर जगह यही चल रहा है, जो भी छोटे मोटे स्कूल है उन बच्चों को होमवर्क की फ़ोटो दी जा रही है व्हाट्सएप पर, और वो बच्चे काम पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार से काम पूरा करने से बच्चों में किसी प्रकार की कोई मानसिकता का डेवलपमेंट नहीं होता, वो सिर्फ उतारते और कुछ नहीं करते। ठीक है, और जब कॉलेज स्कूल खुल जाएंगे तब बच्चों पर बर्डन पड़ जाएगा, 6 महीने में उनका 1 साल का कोर्स पूरा करा दिया जाएगा। लेकिन एनआईटी कुरुक्षेत्र की जो संस्था है वो बता रही है कि पब्लिक स्कूल, जो छोटे छोटे पब्लिक स्कूल है, उन्हें लाइव कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार उन्हें सिलेबस कंप्लीट कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक शब्द सामूहिक विवेक समाचारों में था, वह किसके साथ जुड़ा है? तो मौत की सज़ा के मामले में यह जुड़ा है। यह क्या काम करता है? एक सामूहिक विवेक, यानी कि इन्होंने देखा है कि जब भी किसी को फांसी दी जाती है तो फांसी उस मामले या उस मकसद से दी जाती है ताकि और लोगों के विवेक पर यह गहरी छाप छोड़ सके। जिसे निर्भया कांड सुना था आपने, तो निर्भया कांड की जब फांसी दी गई थी तो उससे लोगों में एक अलग ही भावना आई थी, सामूहिक विवेक आया था कि हाँ, इस प्रकार का काम कोई करेगा तो इस प्रकार की सज़ा दी जाएगी। तो सामूहिक विवेक पे ये काम करता है, यानी मौत की सज़ा के मामले में जुड़े होने पर। निधन, पहला निधन है देवेश राय का। ये कौन थे? ये एक लेखक है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा हाल ही में देवेश राय का निधन हुआ है, वह क्या किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको लिखना है वह लेखक थे। जाने माने बंगाली लेखक थे ये। तो कौन से लेखक थे? बंगाली लेखक थे, और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। बात करते हैं इनकी जन्म की। इनका जन्म जो है बांग्लादेश में हुआ था, 17 दिसंबर 1936 में हुआ था। नेक्स्ट, अन्नीसुजमान प्रोफेसर। ये कौन थे? ये प्रोफेसर थे। ये प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद व राष्ट्रीय प्रोफेसर थे। इनका जो निधन हुआ है वो ढाका में हुआ है। ये भी बांग्ला भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महान व्यक्तित्व थे। इनका ये भी किस क्षेत्र में थे? बांग्ला भाषा में थे। वो भी किस क्षेत्र में थे? ये भी बांग्ला भाषा में थे। दोनों बांग्ला भाषा के आप लिख सकते हो। देखो, वीडियो की PDF आपको हमेशा मिल जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आज भी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए आपको, जिससे आप में करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट करने की संभावना हो। क्योंकि आप जब क्वेश्चन को लिखते हो, सुनते हो, उसके बारे में पढ़ते हो ढंग से, तब आपको क्वेश्चन कंप्लीट याद हो जाता है। एक बार उतारने से याद नहीं होता है। सुनोगे इसके बारे में तो अच्छा सीख पाओगे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।